गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की हमारी नेक्स्ट कमर्शियल क्रॉप है रबर। रबर, आपको पता है कि रबर किस काम आता है, किस काम नहीं आता है, कुछ आप जानते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो रबर जो प्राकृतिक रूप से रबर का जो हम यूज करते हैं वो कृत्रिम रूप ज्यादा यूज करते हैं। अगर प्राकृतिक रूप से रबर देखा जाए तो सबसे पहले रबर पैदा हुआ था भूमध्य सागरीय नहीं सॉरी भूमध्य रेखीय सदाबहार वन में पाया जाता है। एक वृक्ष है भूमध्य रेखीय वर्षा वन में, सदाबहार वन में, जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है हेविया ब्रासी लिएंसिस। ये एक वृक्ष है, कहाँ? भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। और जो रबर है वो इस वृक्ष के दूध को सुखाकर बनाया जाता है, ठीक है। रबर भूमध्य रेखीय सदाबहार वन में हेबिया ब्रासिलियंस नाम का एक वृक्ष है, उसके दूध को सुखाकर प्राप्त किया जाता है। इस दूध या चिपचिपे रस को क्या कहा जाता है? इसके दूध को क्या कहा जाता है? लेटेक्स। क्या कहा जाता है? लेटेक्स। ये चिपचिपा होता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो रबड़ मतलब और जो वृक्ष होते हैं उनके दूध से भी बन सकता है, ठीक है। वो वृक्ष भी जो रबड़ बनाने लायक दूध पैदा कर देते हैं। लेकिन जो हेविया नामक वृक्ष है, इसके जो दूध से रबड़ बनता है वो एकमात्र स्रोत है आसानी से रबड़ प्राप्त करने का। और वृक्षों के दूध से भी रबड़ मिलता है, लेकिन हेविया जो है, एक तो सबसे पहले इसके दूध से बनाया गया था, दूसरा हेविया जो है वो आसानी से उपलब्ध करा देता है रबड़ को, ठीक है। अब आता है कि रबड़ के लिए जो उपज की दशाएं हैं या भौगोलिक जो दशाएं होगी वो क्या होगी? भौगोलिक दशाएं तो आपको पता है, देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखा था? भूमध्य रेखीय। तो भूमध्य रेखीय पर क्या होती है? दो चीजें कॉमन है, टेम्परेचर भी हाई रहता है और वर्षा भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो भौगोलिक दशाओं में दो चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, तापमान और वर्षा। तापमान, रबड़ के पेड़ को सदा ऊंचे तापमान की जरूरत पड़ती है। इसके लिए 22 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो अनुकूल है, ठीक है। ये हमें कहाँ मिलता है? भूमध्य रेखीय सदाबहार वन में या भूमध्य रेखा के आसपास। ये जो 10 डिग्री की बेल्ट है, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ पर सूर्य की किरणें सारा साल क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है, 12 घंटे, ठीक है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या मिलता है? ये वृक्ष मिलता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर वर्षा भी क्या होती है? हर दोपहर बाद, मतलब डेली दोपहर 2 बजे बाद संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय तरंगों के कारण। तो वर्षा कितनी होनी चाहिए? 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। और जो वर्षा है वो सारा साल होती भी रहनी चाहिए, कोई भी महीना शुष्क नहीं रहना चाहिए। और ये सारी जो विशेषताएं कहाँ मिलेगी आपको? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। कहाँ मिलेगी? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, ठीक है। अब मिट्टी कैसी होगी? मृदा या मिट्टी कैसी होगी? जो रबड़ का पौधा है वो उपजाऊ, जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ आपको पता है, जलोढ़ मिट्टी में लावा से जो निर्मित काली मिट्टी होती है उसमें, और जो लेटराइट मिट्टी होती है उसमें भली भांति से फलता फूलता है, ठीक है। इसके बाद धरातल कैसा होना चाहिए? जो रबड़ के बागान होते हैं
उनके मतलब जैसे रबड़ के आपने बागान लगा दिए, ये बागान, इनमें जल ठहरना नहीं चाहिए। निकास की सुविधा कैसी होनी चाहिए? अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए आप तरंगित भूमि या इसको बोल सकते हैं साधारण ढाल वाली भूमि, तरंगित भूमि या साधारण ढाल वाली जो उच्च भूमियां होती है वो होनी चाहिए। मतलब पानी ठहरे ना, इस तरह की भूमि अधिक उपयुक्त रहती है। ठीक है, ढाल बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और समतल मैदान भी नहीं होना चाहिए, इस तरह का भी नहीं होना चाहिए और इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आता है श्रम, कि भाई कितनी मेहनत लगती है इसमें। अब जो रबड़ के बागान हैं, उनके पौधों की देखभाल करने के लिए, दूध को इकट्ठा करने के लिए, उसको सुखाने के लिए, उसको सुखाने के बाद उसे कारखानों तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? पर्याप्त और सस्ता श्रम भी होना चाहिए। पर्याप्त और सस्ता श्रम भी होना चाहिए। ठीक है, ये थी उपज की दशाएं। अब भाई हम रबड़ क्यों पैदा करें? रबड़ का जो आर्थिक महत्व है वो क्या है? क्या है रबड़ का आर्थिक महत्व? क्या है? तो जो रबड़ का सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो पेंसिल के निशान मिटाने के लिए किया गया था। किस लिए किया गया था? पेंसिल के निशान मिटाने के लिए, पेंसिल के निशान को रब करने के लिए किया गया था। रब मतलब मिटाना, और इसी से इसका नाम पड़ गया रबड़। क्या नाम पड़ गया इसका? रबर। RUBBER, क्या पड़ गया? रबर। ठीक है, और अब आपको पता है रबड़ कैसा होता है? लचीला होता है, लोच वाला होता है, इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं। अब रबर क्या होता है? लचीला होने के साथ साथ आपको पता है वाटर प्रूफ होता है। ठीक है, पानी इसमें से आर पार नहीं जा सकता। दूसरा, एयर टाइट होते हैं। आपने देखे होंगे ना आपके घरों में जो एयर टाइट डब्बे यूज होते हैं, या आप टिफिन लंच बॉक्स जो यूज करते हैं, तो उसके जो लंच बॉक्स का ढक्कन होता है उसके चारों तरफ क्या लगा होता है? ऐसे अगर मान लो ढक्कन है तो उसके चारों तरफ क्या लगा होता है? रबर लगा होता है, उसमें से हवा पास नहीं होती, और उसमें जो रखी हुई चीजें होती है वो कैसी रहती है? खास तौर से जो हम सूखे मसाले वगैरह के लिए यूज करते हैं, वो उसमें उनके ढक्कनों में क्या होता है? रबर लगा होता है, और वो हवा को आर पार नहीं जाने देता। इसलिए वो चीजें क्या होती है? देर तक, मतलब काफी लंबे समय तक एज इट इज, मतलब अच्छी बनी रहती है, खराब नहीं होती है। ठीक है, अब आपको पता है रबड़ का प्रयोग और कहाँ होता है? विद्युत की जगह, क्योंकि ये क्या है? विद्युत का कुचालक है। ठीक है, और औद्योगिक जगत में जब इतने सारे रबड़ के और भी बहुत सारे प्रयोग है, इतने सारे प्रयोग उभर कर सामने आए, तो औद्योगिक जगत में रबड़ जो है एक कच्चा माल बनकर सामने आया। और इसके रबड़ के जो वल्कनीकरण है, वल्कीकरण की पद्धति के बाद, उसके बाद तो वल्कनीकरण की पद्धति के बाद तो क्या हुआ? इसके आविष्कार के बाद तो इसका प्रयोग टायर में, ट्यूब में, जूतों के सोल में, खेल का सामान बनाने में, फोम, रबड़, तकिए बनाने में, गद्दे बनाने में, और तारों व जो केबल पर जो आपने देखा होगा एक इस तरह का ब्लैक कलर का वो लिपटा हुआ होता है, विसंवाही पदार्थ जिसको बोलते हैं, बनाने में इसका प्रयोग होने लगा। इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब ऊष्मा का कुचालक जो है, और वो क्या होता है? जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है उसके कारण वो क्या होता है? फैलता नहीं है, खराब नहीं होता है। तो इसकी जगह इसका प्रयोग किया जाने लगा। आप देखते हो रबड़ के क्या बनते हैं? शूज बनते हैं। जो बिजली विभाग में काम करते हैं उनके दस्ताने भी रबड़ के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? विद्युत का कुचालक है। ठीक है, ये था इसका आर्थिक महत्व। और आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि भाई कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। अब आता है रबड़ का विश्व वितरण, कि विश्व वितरण कहाँ कहाँ कितनी कितनी मात्रा में उगाया जाता है। अगर हम विश्व वितरण की बात करें तो रबड़ क्या है? आरंभ में इसे संग्रहण मतलब इसे इकट्ठा किया गया था कहाँ से? जायरे और जो अमेजन नदी के अमेजन के जो वन है वहां से। आपको पता है जायरे और अमेजन के वन कहाँ पड़ते हैं? भूमध्य रेखीय बेल्ट में।
इस वाले क्षेत्र में पड़ते हैं वो जायरे और भूमध्य अमेजन के वन। और यहाँ पर जो जंगली रबड़ है, जो वाइल्ड रबर है, उसे प्राप्त किया जाता था। लेकिन यहाँ पर जाना क्या है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बहुत सारी जैसे मच्छर, बहुत सारी बीमारियों के जो बोलते हैं क्या है, बहुत सारी बीमारियां यहाँ पर फैल जाती है। इस वजह से ये क्या है, अस्वास्थ्यकर जलवायु है, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, बंदरगाहों से बहुत दूर है, कुशल श्रमिक नहीं मिल पाते, अव्यवस्थित और अवैज्ञानिक जो संग्रहण होता है उसकी अधिकता के कारण, पूंजी की कमी के कारण जो जंगली रबड़ का उत्पादन है ये यहीं की यहीं रहा, यहाँ से ना कहीं ले जाया गया और ना इसका क्या हुआ, काम में आया ये। लेकिन जैसे जैसे रबड़ का उत्पादन तो यहीं की यहीं रहा, लेकिन अब हमें पता था कि भाई हमने आर्थिक महत्व इसलिए मैंने पहले करवाया है क्योंकि क्या हुआ था, अब पता चल चुका था कि जो रबड़ है वो क्या है, बहुत अधिक हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए जो रबड़ की मांग है वो क्या करने लगी थी, बढ़ने लगी थी। और रबड़ की मांग बढ़ने लगी तो जो यूरोपीय देश है, यूरोपीय देश उस टाइम पे क्या था, यूरोपीय मतलब जो ब्रिटेन है वो भारत पर राज करता था। तो उस टाइम क्या हुआ, इस यूरोपीय देशों ने क्या किया, स्थिति का पूर्वानुमान लगा लिया कि भाई आने वाले टाइम में रबड़ की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और उन्होंने 20वीं सदी जब आरंभ हुई, उसके आरंभ में ही जो दक्षिण पूर्वी एशिया वाला हिस्सा है जिसमें चीन, जापान, भारत, थाईलैंड, जो ये इंडोनेशिया वगैरह के द्वीप है, ये वाला जो हिस्सा आता है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर क्या कर दिए, रबड़ के बागान लगा दिए। ठीक है, प्लांटेशन कर दी रबड़ की। अब आज के टाइम पे जो विश्व का 98% जो रबड़ है वो इन्हीं बागानों से प्राप्त होता है। ठीक है, किन से, जो ये बागान किन्होंने लगाए थे, यूरोपीय देशों ने लगाए थे। ठीक है, इसके बाद जो 2% रबड़ बच गया वो कहाँ से मिलता है हमें, जंगली कहाँ से मिलता है, अमेजन और जायरे के जंगल से। कहाँ से मिलता है, अमेजन और जायरे। अमेजन कहाँ है आपको पता होना चाहिए, अमेजन के जो जंगल मिलते हैं आपको दक्षिणी अमेरिका में, और जायरे मिलते हैं आपको अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ के जंगलों से प्राप्त होता है हमें जंगली रबड़। ठीक है, अब जो विश्व के अधिकांश रबड़ है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में पैदा होती है। और अगर यहाँ के मुख्य देशों की बात करें तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया और म्यांमार, ये रबड़ के प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है, अब आता है कि कितना कितना उत्पादन करते हैं, कितना नहीं। तो अब देखिए, थाईलैंड है सबसे पहले नंबर पर। क्या आता है, थाईलैंड सबसे फर्स्ट नंबर पर। अगर हम बात करें तो क्या आता है, थाईलैंड। थाईलैंड जो 1990 के दशक के बाद क्या हुआ, थाईलैंड विश्व के मानचित्र पर अगर हम देखें तो जो थाईलैंड है वो सबसे बड़ा रबर का उत्पादक बन के उभरा। कब, 1990 के दशक के बाद। ठीक है, यहाँ जो रबड़ के अधिकांश बागान है वो देश की जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, दक्षिण पश्चिमी, ये तो मैंने भारत का मैप बना दिया, वैसे अगर बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम भाग में अधिकांश बागान लगाए गए। और यह देश विश्व का लगभग 34% रबर पैदा करता है। कितना, 34% रबर प्रोडक्शन करता है। यहाँ के जो बागान के आकार हैं वो कैसे है, छोटे हैं। और जिन पर छोटे और जो मंझले किसान होते हैं वो लंबे समय से क्या करते आ रहे हैं, रबड़ का उत्पादन करते आ रहे हैं। ठीक है, मंझोले किसान का मतलब समझते हो, मंझोले होते हैं जो मीडिएटर जिनको बोलते हैं, जो बीच में काम करते हैं।
ठीक है। यहाँ से मतलब जैसे बिचौलिया होता है, आपको पता है सबको बिचौलिया क्या होता है, इस तरह उनको बोलते हैं मंझोले, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, अब आप एक चीज ध्यान करना, मैंने जितने भी कंट्री करवाए हैं आपको, ये सारे कैसे हैं, मानसूनी उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर मानसून के कारण वर्षा होती है, ठीक है। इंडोनेशिया है और ये कहाँ है, विषुवत रेखा के लगभग पास पास है, ठीक है। इंडोनेशिया विश्व का 26% रबड़ पैदा करता है और दूसरे स्थान पर है 26। पहले स्थान पर तो क्या है, थाईलैंड है, दूसरे स्थान पर क्या आ गया, इंडोनेशिया। यहां अगर इंडोनेशिया में बात करें तो जावा, सुमात्रा और बोर्नियो, जो बोर्नियो द्वीप है वो क्या है, प्रमुख उत्पादक द्वीप है किसके, रबड़ के। और इंडोनेशिया में रबड़ के बागान 20वीं सदी की शुरुआत में ही लगाए गए थे। कब लगाए गए थे, 20वीं सदी की शुरुआत में। तीसरे नंबर पर आता है मलेशिया। क्या आता है, मलेशिया। मलेशिया विश्व का लगभग 13.6% रबड़ पैदा करता है और यहाँ के जो रबड़ के बागान हैं उनको अंग्रेजों ने लगाया था 20वीं शताब्दी के आरंभ में, ठीक है। और उपजाऊ मिट्टी, यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, उपजाऊ है। जलवायु कैसी है, समुद्री है। श्रम भी सस्ता है और जो रेल मार्ग, सड़क मार्ग और बंदरगाह वगैरह का जो ये जो मतलब यातायात मार्ग है वो भी कैसे है, सुव्यवस्थित है। और सरकार से भी इनको क्या मिलता रहता है, प्रोत्साहन मिलता रहता है। और इसके कारण जो मलेशिया में रबड़ के जो उत्पादन है उसको क्या मिला है, प्रोत्साहन मिला है। मतलब अधिक से अधिक यहाँ पर रबड़ पैदा किया जाता है। अब रबड़ के अगर प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो जोहारे, मलक्का, यहाँ के मलक्का, सिलांगोर, पेरक, पिनांग क्या है, यहाँ के प्रमुख क्या है, प्रमुख रबर उत्पादक देश हैं। फोर्थ नंबर पर आता है भारत, ठीक है। भारत 8% रबड़ पैदा करता है, ठीक है। और भारत में रबड़ की अगर बात की जाए तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, यहाँ पर रबड़ के बागान पाए जाते हैं और ये रबड़ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भी हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो रबड़ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो आप बताया है कि मैंने, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है वहां है। और जो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है यहाँ रबड़ की खपत क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसके विपरीत आप अमेरिका, यूरोपीय देशों में जाएं तो रबड़ की मांग क्या है, बहुत अधिक है वहां पर। क्यों, क्योंकि वहां पर सारा सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, उनकी बिजली पर डिपेंड करता है, ठीक है। वहां की अर्थव्यवस्था पूर्णतः बिजली पे डिपेंड करती है, तो वहां पर रबड़ की मांग अधिक है। लेकिन इन देशों में क्या होता है, रबड़ जो प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन है वो नहीं होता है। अतः ये लोग क्या करते हैं, विश्व के अधिकांश जो रबड़ होते हैं ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा आदि देशों को क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। चीन और जापान जो है वो भी क्या करते हैं, रबड़ का आयात करते हैं, क्योंकि चीन और जापान भी क्या है, मतलब रबड़ पैदा तो करते हैं लेकिन उनकी जो डिमांड है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर प्रमुख निर्यातक देशों की बात करें तो थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये क्या करते हैं, रबड़ का निर्यात करते हैं, ठीक है। और रबड़ का जो विश्व वितरण अगर आप देखें तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये देखिए, ये रबड़ का विश्व वितरण है। कहाँ कहाँ, भारत, थाईलैंड, सुमात्रा, जावा, मलेशिया, यहाँ पर क्या होता है,
बागानी जो रबड़ है, ये आपको ये जो दिखाई दे रही है ना, ये डार्क वाली बेल्ट, यहाँ पर बागानी रबड़ पैदा किया जाता है, ठीक है। और अगर हम जंगली रबड़ की बात करें तो वो कहाँ मिलता है, यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर मिलता है। ये क्या है, अमेजन वन है, और यहाँ पर क्या है, जायरे कांगो वन जिनको बोलते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा के पास, ठीक है। यहाँ से अमेजन नदी जा रही है और यहाँ से कौन सी, कांगो नदी, ठीक है। ये है रबड़ का उत्पादन तथा व्यापार होता है, यहाँ से इधर ले जाया जाता है, बीच में इन कंट्रीज में भी, जो यूरोपीय कंट्री है, फ्रांस जर्मनी वगैरह, इनमें भी क्या किया जाता है, रबड़ का ये लोग क्या करते हैं, रबड़ का आयात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से, यूएस से, कनाडा, ये भी क्या करते हैं, रबड़ का आयात करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये निर्यात कर रहे हैं इधर, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, इधर से ये आयात कर रहे हैं, ठीक है। ये था रबड़ का विश्व वितरण, और रबड़ आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप अपने नोट्स साथ के साथ बना रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।